स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि हावड़ा के बाद शिवपुर में पत्थरबाजी की घटना के बाद सियासत गर्मा गई है, जहां पश्चिम बंगाल के हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर की जुली में गुरुवार को शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद अब नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही एक बार फिर से शिवपुर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई। यहां भीड़ ने मंदिरों में तोड़फोड़ की, भीड़ ने दुकानों और वाहनों पर भी हमला किया और इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में हावड़ा और डालखोला के में हुई हिंसा घटनाओं के संबंध में जनहित याचिका भी दायर की है। बता दें कि अधिकारी ने कोर्ट में इस मामले की एनआईए की जांच और हिंसा प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की है। इस मामले को लेकर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसको लेकर ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंसा की जांच एनआईए से की जानी चाहिए। दरअसल एक दिन पहले ही हावड़ा के शिवपुर और उत्तरी दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर शहर के डालखोला में हिंसा हुई थी, जहां शिवपुर में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। हिंसा का दूसरा मामला इस्लामपुर शहर के डालखोला का है, जहां भी शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई थी। इसमें एक युवक की मौत हुई थी, तो वहीं 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान पुलिस ने बताया कि युवक की मौत हिंसा के दौरान हार्ट अटैक से हुई, जहां पुलिस ने आंसू गैस की मदद से लोगों को वहां से हटाया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब तक दोनों घटनाओं में 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वही हावड़ा में हुई हिंसा पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यहाँ बहुत खराब स्थिति है। देश में ऐसी स्थिति होना बहुत शर्म की बात है। पिछले साल हावड़ा में इसी जगह पर हिंसा हुई थी, यह प्रशासन की विफलता है। तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने हावड़ा और शिवपुर में घटनाओं को सुनियोजित बताया है। सबका घर तोड़ा ये लोग। कल रात 12 बजे से शाम को भोर तक 4 बजे 5 बजे तक सब नेता का घर तोड़ा उसका अरेस्ट करने के लिए। मैं सीपी को सीडी उसका ऑफिस में भेज दूंगा, ये सीडी देख के आप कार्रवाई कीजिए। और तीसरा जो बात है, मैं यहाँ से जाऊंगा, हमारी पार्टी हेडक्वार्टर में पत्रकार सम्मेलन है 5 बजे। ममता बनर्जी सुनिए, एक बिग डेवलपमेंट आज हुआ है। मैं हमारी चीफ जस्टिस का जो बेंच है उसमें मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया। उसमें मेरा मांग है एनआईए और ईडी करना, सीबीआई चाहिए और तुरंत सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट। चीफ जस्टिस ने मैं फिर भी कोशिश किया था 3 बजे, कुछ सुनिए। सीआरपीएफ तो एक दिन हो जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पेट्रोल बम एक्सप्लोशन हुआ, इसमें एक हिट केस पर एनआईए है। देश विरोधी ताकत का पूरा सीधा। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जांजगीर चांपा में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पत्रकारों की चर्चा करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने के मामले में मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गई है। इस दौरान उन्होंने लगातार मोदी के साथ अदानी के संबंधों का खुलासा किए जाने की बौखलाहट के कारण राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त और आवाज खालिस्तानी का षड्यंत्र रचने का आरोप बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। अब कांग्रेस देश भर में बीजेपी के इस षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करेगी, तो वहीं जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी की कथनी और करनी को बेनकाब करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सभी राहुल गांधी की सदस्यता जाना और उनका आवाज़ खाली कराना बीजेपी की सुनियोजित चाल है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस इस बार प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर जनसंवाद करेगी और लोगों को बीजेपी की करनी और कथनी के बारे में बताएगी।
देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। हमारे जो पूर्वज नेता रहे, चाहे महात्मा गांधी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे माननीय पटेल जी, और हमारे जो क्रांतिकारी नेता रहे, ये इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लाठियाँ भी खाई, प्रताड़ना भी झेले हैं। तो ये हमारे खून में है। हम किसी भी प्रताड़ना से दबने वाले नहीं हैं, बल्कि वहाँ से और शक्तिशाली होकर उभरेंगे। न्यायपालिका पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका पे हमें टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए। मेरा जो आरोप है वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप है। केंद्र सरकार जिस तरह से लोगों के आवाज़ को दबाना चाहती है, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, चाहे वो विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के स्वरूप में वो संसद पर गरजे, लेकिन ये आवाज़ तो जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ को लोकतंत्र में अगर दबाने की कोशिश की जा रही है तो लोकतंत्र खतरे में है। जेपीसी की मांग हमारे कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के सभी नेताओं ने किया है। मेरा ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग। तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सीहोर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश राय के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इंदौर में हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर की घटना बड़ी संवेदनशील है और बहुत ही दुखद घटना है। जिनका परिवार इस घटना में गया है, उनके परिवार के प्रति कांग्रेस परिवार की संवेदना है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है और 2023 में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान लगातार जारी हो रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी सरकार में राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर बीजेपी की बौखलाहट इसको बताया है। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार 2023 में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव में आ रही है। इंदौर की घटना हुई, हाँ, बहुत दुख का विषय है। कोई भी हादसा होता है तो चोट पहुंचती है दिल को। कई लोग हताहत भी हुए उसमें, और हम सबकी संवेदना उस परिवारों के साथ है जिनके कोई ना कोई रिश्तेदार उसमें गया है। और मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की प्रक्रिया देखी जाए, क्या लगता है प्रदेश के अंदर वाकई में कांग्रेस को प्राथमिकता मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा लड़ाकू है, जागरूक है, लड़ने वाला है, काम करता है, कांग्रेस के प्रति आस्था रखता है। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 4-5 साल में काम किया है, और मैंने बड़ी नज़दीक से अब 3-4 महीने में देखा है जब मैं यहाँ आया, तो कोई शक नहीं है। दोनों ही बातें हैं। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, हमारी नीति कार्यक्रम अच्छे हैं, और बीजेपी का भ्रष्टाचार जनता के सामने है। तो 100% कांग्रेस की सरकार में कितनी सीटें आ सकती हैं? ये कौन कह सकता है। मैं कोई जोशी थोड़ी हूँ। सीएम फेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कमलनाथ हम का सीएम फेस रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। क्या वो डिक्लेयर हो गए? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान से कोई परेशानी है, तभी तो वो उनको डिक्लेयर नहीं कर रहा है। तो उनको जवाब देना पड़ेगा इसका। बड़ी परेशानी में है कि भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार कैसे वोट मांगने जनता के बीच जाए। तो बुलेटिन में बात और हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर तंज कसा है और उन्होंने इस दौरान सरकार को लेकर कई बयान भी दिए हैं। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने बाईपास स्थित जाट धर्मशाला आयोजित छात्र संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने छात्रों और जेजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेजेपी का छात्र संगठन इनसो से ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा कि छात्र संघ के चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने चाहिए
उन्होंने आगे कहा कि वो सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें छात्र हितों के लिए छात्र संघ चुनाव कराए जाए। तो वहीं उन्होंने गुरुग्राम और फरीदाबाद में होने वाले निगम चुनाव में देरी पर कहा कि सरकार को यहां पर जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए, ताकि चुनाव होने से ही विकास आएगा और चुनाव रोकने से विकास में भी रुकावट आती है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने अभय चौटाला की यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला वजन कम करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार से ये दरखास्त की कि वह सरकार को उनके किए गए वादे ही याद दिला रहे हैं और उसके लिए अपनी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। तो वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर भी उन्होंने छात्र संवाद सम्मेलन में कहा कि जेजेपी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं, तो वहीं छात्र हितों के लिए छात्र संघ के चुनाव ज़रूरी हैं। तो इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम और फरीदाबाद में होने वाले निगम चुनाव को लेकर भी कहा कि चुनाव में देरी हो रही है, इसलिए सरकार को यहां पर भी चुनाव जल्द कराने चाहिए। मैं सरकार का विरोध करने के लिए रेवाड़ी नहीं आया, मैं सरकार को उसके ही वादे याद दिलाने के लिए रेवाड़ी आया। हम सरकार के सहयोगी हैं, हम सरकार अकेली जेजेपी की नहीं, यानी दोनों मिल बैठकर इस पर फैसला लें, जल्द फैसला हो जाए और कैलेंडर जारी हो, इसके लिए बजट एलोकेट हो और पीसफुली ये चुनाव कंडक्ट। सर ये बात चौटाला सरकार ने आप सुन तो लीजिएगा, चौटाला सरकार के टाइम पे ये जो फैसला था ये हाई कोर्ट के अंदर स्टे था, इसलिए चुनाव नहीं हो सकते थे। भूपेंद्र हुड्डा के राज में स्टे वेकेट हुआ, वेकेट होने के बाद 10 साल उनकी सरकार रही, वो नहीं कर पाए, पिछले 5 साल नहीं हो पाया। मैं पिछली सरकारों पर ब्लेम गेम नहीं करते हुए आज इसको कैसे हल किया जा सकता है, चुनाव हो सकते हैं और चुनाव होने चाहिए। सर आप वादे की दिलाई जैसे 2024 में इलेक्शन, आप मेरी पूरी बात पहले सुन लेते हैं तो आप लेट आए। मैंने क्या कहा कि चुनाव 2 साल कोरोना काल की वजह से स्थगित किए, पिछले साल लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की वजह से नहीं कराए जा सके, क्योंकि वो ये कहती है नवंबर तक सभी एडमिशन हो जाने चाहिए, एडमिशन जनवरी तक चलते थे, इसलिए ये बहाना था सरकार के पास। अब कोई बहाना नहीं है, इस बार कैलेंडर पूरा है, एडमिशन समय पर है, इस साल चुनाव होने चाहिए। मैं अगर ये पिछले साल होती तो मैं ये बात पिछले साल आपके सामने कर रहा हूं। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक की, जहां संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कराने की मांग को लेकर नगर निगम के साथ कई विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। रोहतक में नगर निगम कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। दरअसल इन कर्मचारियों का आरोप है कि हरियाणा में नगर निगम की और नगर पालिकाओं में लगभग 13,000 कच्चे सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से सरकार ने केवल 4,500 कर्मचारियों को ही पक्का किया है। तो वहीं दमकल विभाग में भी भर्ती कराने की नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन जो दमकल विभाग के कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है और इसको लेकर बार बार इसकी मांग हरियाणा सरकार से भी की जा चुकी है। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे सभी मिलकर 4 अप्रैल तक सफाई कर्मचारियों के साथ नगर निगम, नगर पालिका और दमकल विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन के धरने पर हड़ताल पर चले जाएंगे। आज का जो हमारा नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी साथी है उनका पूरे शहर में आज सरकार के विरोध में और रोहतक नगर निगम प्रशासन के विरोध में हो रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है जिसमें पूरे हरियाणा में हमारे 13,800 लगभग के कर्मचारी है जो पेरोल पर है, परंतु हरियाणा सरकार ने पत्र जारी किया है सिर्फ 4298 कर्मचारी जो पक्के हुए। ये सीधा सीधा एक कर्मचारी विरोधी नीति है सरकार की। हम सरकार से इस प्रदर्शन के माध्यम से यही मांग करते हैं कि हमारे जो जितने भी हमारे कर्मचारी 13,800 उनको एक ही कलम से पक्का करा जाए और जो हमारे फायर के कर्मचारी है उनको जिस प्रकार सरकार ने 4,000 कुछ भर्ती नहीं कर दी है, हम कहते हैं उस भर्ती पर रोक लगाकर जो हमारे पेरोल के कर्मचारी है उनको सीधे तौर पर पक्का किया जाए। तो बुलेटिन के आखिरी में बात है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर बारात से दुल्हन शादी के बिना ही लौट गई। बता दें कि बाल संरक्षण विभाग ने नाबालिग की शादी रुकवाई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बिना दुल्हन के बारात को वापस लौटना पड़ा है। दरअसल जांजगीर चांपा में एक ही घर में 2 शादियां हो रही थीं, जहां बाल संरक्षण विभाग की टीम ने एक नाबालिग युवती की शादी रुकवा दी। बता दें कि नाबालिग की उम्र 17 साल 5 महीने की बताई जा रही है, जहां लड़का और लड़की पक्ष को समझाने के बाद यह शादी बाल संरक्षण विभाग ने रुकवाई। बता दें कि यह सारा मामला जांजगीर जिले के बमहनी डीह ब्लॉक के अंतर्गत पुछेली गाँव का बताया जा रहा है।
सूचना मिली कि पुछेली ग्राम पंचायत बमभिंडी में बाल विवाह हो रहा है। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी मैम के निर्देशानुसार पुलिस विभाग से समन्वय कर टीम बनाकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई दौरान पता चला, जब जांच किया गया तो पाया गया कि बालिका की उम्र 17 साल 5 महीना 5 दिन करीब हो रहा है। तो दोनों परिवार को, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों को समझाइश देकर शादी को। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी स्टार।